और चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी के कोरोना अपडेट की अब बारी है। तो क्या स्थिति मध्य प्रदेश में रही है ये आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में 1885 नए मामले सामने आए हैं। ये 1900 के करीब मान सकते हैं आप। इसमें इंदौर में 584 नए मामले सामने आए। तो भोपाल में 398 नए केस, 400 के करीब यह आंकड़ा भोपाल में पहुंच गया। जबलपुर में 109 नए मरीज सामने आए हैं और ग्वालियर में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 61 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो यह मध्य प्रदेश का बीते 24 घंटे का अपडेट, कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 1885 नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा 584 नए मरीज इंदौर में मिले हैं। और अस्पतालों में अब बिस्तर की समस्या जैसी परिस्थिति भी हो रही है। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में भी मामले 400 के पास हो चुके हैं। 398 मामले, ग्वालियर में 61 मामले दर्ज किए गए हैं और जबलपुर में 109 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और आगे बढ़ते हैं, भोपाल जिले की बात कर लेते हैं। तो भोपाल जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में कुछ कड़े कदम उठाने को लेकर सहमति बनी। जिले में होली और शब बारात के दिन को लेकर सख्ती हो सकती है। कल धर्म गुरुओं के साथ भी बैठक होगी। बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। आज जो बैठक हुई इसमें ज्यादा संक्रमित जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाने पर सहमति बन गई है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 के बजाय रात 8 बजे किया जा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है। पूरे शहर भर के कोरोना से संक्रमण जो रोगी हैं उनको और कहां कहां संक्रमण तेज फैल रहा है, इस सब का डिटेल एक बार जिला प्रशासन से आग्रह पूर्वक बुलाया गया है। और ये कहा गया है कि जब विपरीत परिस्थितियां हों और संक्रमण बेकाबू हो तो ऐसे में जिला प्रशासन को ही सक्षम निर्णय लेना चाहिए। कल हम एक बार 5 बजे फिर बैठेंगे, फिर उसमें विधिवत निर्णय लेंगे। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो एक तो बात यह आई कि टेस्टिंग हो और दूसरा एक वैक्सीनेशन हो। तो बताया कि 1 अप्रैल से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन होगा। काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अभी संडे को लॉकडाउन है, उसी दिन होली भी है, शब बारात भी है। तो धर्म गुरुओं से चर्चा होकर किस तरह से इसको करना है, ये कल एक बैठक और होगी, उसके बाद निर्णय लिए जाएंगे। मैं पुनः कहना चाहूँगा, सैद्धांतिक सहमति इस विषय पे बनी है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोगों को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। परंतु चूंकि कोई भी जो कदम है वो सभी जो विधायकगण उपस्थित नहीं थे उनसे भी चर्चा करने के बाद ही निर्णित किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अब नियम कायदे सख्त किए जा रहे हैं। रायपुर समेत कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। प्रदेश भर में तमाम आयोजन रोक दिए गए। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या शासन प्रशासन ने सख्ती करने में देरी की है। कोरोना ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में 29 लोगों की जान ले ली, जो ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना की सूबे में क्या स्थिति है। कोरोना से मौतों की वजह से छत्तीसगढ़ इस मामले में देश के तीसरे नंबर पर पहुंच गया। इसी के साथ पिछले 1 साल में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 4011 हो गई। बुधवार को दुर्ग में सबसे ज्यादा 793 और रायपुर में 573, जबकि पूरे प्रदेश में 2106 नए कोरोना मरीज मिले। मार्च के 24 दिनों में रोज 8 की औसत से 150 से ज्यादा जाने गई। डॉक्टर्स का कहना है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सभी में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे जो होली मिलन या होली के पहले जो होलिका दहन, इन सभी में जो ये आदेश के मुताबिक पाबंदियां बनी रहेगी और कोई भी सार्वजनिक स्थानों पे होली मनाना बिल्कुल मना है।
रायपुर जिला प्रशासन ने होली से पहले बुधवार रात से सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक होलिका दहन में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। मंदिरों में अकेले पूजा अर्चना करनी है। मंदिरों में कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। होली के दौरान नगाड़े, डीजे या लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा। शादी और अंत्येष्टि में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी। रायपुर जिले में अब सभी तरह के धार्मिक त्योहार, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, मढ़ई, समारोह या किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। शहर के सभी गार्डन और पर्यटन स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सभा, धरना, रैली, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आने वालों के लिए 7 दिनों तक होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। उधर बीजेपी ने सरकार पर देरी से कदम उठाने के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस ने दूसरे राज्यों की वजह से छत्तीसगढ़ में स्थिति खराब होने का आरोप लगा दिया। क्रिकेट के चलते इन लोगों ने न धारा के बारे में सोचा। 20,000 की कैपेसिटी में 40,000 लोग को स्टेडियम में बैठाया गया, जबकि वहीं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट इंग्लैंड के साथ हो रहा है, वहां एक भी दर्शक को प्रवेश नहीं दिया गया, मगर वह छत्तीसगढ़ की अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने फोटो छपाने के लिए 40,000 लोगों को स्टेडियम में भर दिया। तो ऐसा यदि सरकार के प्रमुख लोग करेंगे तो कहां सुरक्षा होगी और कहां से बचेंगे। जैसे कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो सोशल गाइडलाइन जारी की गई है, विशेष तौर पे मास्क पहनना, 50 से अधिक लोगों की शादी, विवाह, मृत्यु के अवसर पे एकत्रित नहीं होना है, इसके अलावा 5 से अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित नहीं होना है, ये सब गाइडलाइन का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए रायपुर, कोंडागांव, सूरजपुर, कोरबा समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। महासमुंद के वार्ड नंबर 7 में 50 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। कमोबेश सभी जिलों में एक ही तरह के नियम सख्ती से लागू किए गए हैं, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए इन सबसे ऊपर आम आदमी को खुद नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, इससे पहले कि हालात बद से बदतर हो जाएं। इधर असम के पलासबाड़ी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वंशवाद का जीता जागता उदाहरण है। राहुल के लिए शिवराज सिंह चौहान ने नया फुल फॉर्म गढ़ दिया। उन्होंने आर मतलब रिजेक्टेड और गैर जिम्मेदार बताते हुए ए से भी मतलब बताया, एच से भी मतलब बताया, यू से भी मतलब बताया और एल से भी लायर का मतलब बताते हुए कहा है कि हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। इसके अलावा INC का फुल फॉर्म भी उन्होंने अपने हिसाब से बताया। सुनिए। इन्होंने राहुल शब्द के अर्थ ही बदल दिए हैं। जब इन कृत्यों को देखता हूं तो मुझे लगता है राहुल में RAHUL 5 शब्द है। आर से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर, झूठा, जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो INC, आई से इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार पार्टी। एन से निपोटिज्म, वंशवाद, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अब ऑफ सीजन में पत्तियां तोड़ते रहते हैं। और सी से करप्ट, असम में भी कितने घोटाले किए पूरा असम जानता है। अब ये पार्टी कह रही, मैं इस पार्टी से पूछना चाहता हूं किस दिशा में जा रही है कांग्रेस। सीएम शिवराज के बयान पर पूर्व मंत्री PC शर्मा का पलटवार आया और कहा कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने झूठ के खिलाफ संघर्ष किया। खुद सरकार मान चुकी है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। कमलनाथ ने पहली फाइल कर्ज माफी की ही साइन की थी। सीएम शिवराज को राहुल गांधी पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए।
जी ने विधानसभा में कहा है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, फिर कैसे कह रहे हैं कि किसानों के मामले में झूठ बोल रहे हैं। जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी कि 10 दिन के अंदर माफ होगा किसानों का कर्जा, 1 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने 55 लाख किसानों को कर्ज माफी पे दस्तखत कर दिए थे। और सरकार जो इन्होंने खरीद फरोख्त करके सौदेबाजी करके गिराई, उसके पहले 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, 1-1 लाख का, 2 लाख के ऑर्डर हो गए थे। जून तक अगर सरकार रहती तो वो भी हो जाते। एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दमोह उपचुनाव में मलैया परिवार की दावेदारी के अटकलों पर अब विराम लग गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मलैया परिवार ने उपचुनाव लड़ने को लेकर कभी दावेदारी नहीं की। उपचुनाव में पूरी बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ऐसा पहले भी नहीं था। राजनीति में लोग जब काम करते हैं तो अपेक्षाएं सबकी होती हैं, और राजनीति और चुनाव ये इसका तो बड़ा संबंध है कि कोई भी कार्यकर्ता जो आता है तो उसके मन में होता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। अवसर मिलते हैं, कभी किसी को नहीं मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मलैया परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने दमोह की भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में अथक मेहनत की है। मलैया जी से लेकर उनके पिताजी ने भी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, इसलिए कभी ऐसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। उनको खेला हो गए करने दीजिए। मोदी जी ने कहा है विकास हो गए, अब बंगाल की जनता तय करेगी कि खेला चाहिए या विकास चाहिए। सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी काफी करते हैं। क्या आपको लगता है कि सीए बंगाल के लिए आपका पॉलिटिकल प्लान है? एक नहीं, देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो शरणार्थी आए उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आश्वासन रहा जी कि आपको यहां की नागरिकता देंगे। अब 70 साल से किसी ने ये नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र को, सीए को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था, और 20 में हम कानून लेकर आए। इसको मैं नहीं मानता राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां विरोध करती हैं, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिले, उसमें भला विरोध क्या हो सकता है? लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मटुआ समाज को सीए का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है, और करीब करीब 70 सीटों पर इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है। असम में आप लोग थोड़ा चुप हैं, बंगाल में थोड़ा ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। असम में भी चुप नहीं है। असम में किसी ने विरोध नहीं करा था, वहां की सरकार ने विरोध नहीं किया। यहाँ की सरकार ने इसका निंदा प्रस्ताव किया था, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है। महिला वोटों पर आपकी वोट बैंक पर एक नजर है। आपने बोला है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन आप लोग हम देने वाले हैं, आप लोग देंगे। क्या आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी अपना बंगाल की बेटी का पॉलिटिकल कार्ड खेल रही है उसका? नहीं, ऐसी स्थिति, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन करा है। केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। पूरे बंगाल में सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में बंगाल की बेटियों को, माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी है। आज बंगाल के अंदर जो दारुण गरीबी है, उससे कम से कम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ऐसा सब लोग फील करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म देने का हमारा एक प्रयास है। क्या अमित शाह जी, क्योंकि हमने बार बार देखा इस हर रैली के अंदर आप घुसपैठ की भी बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप कहते हैं कि घुसपैठ जो है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री भी हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है क्यों पहले घुसपैठ नहीं रुक रही थी, जो अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनेगी तो रुक जाएगी? इसलिए क्योंकि घुसपैठ सिर्फ भारत सरकार से नहीं रुक सकती, पूरा इकोसिस्टम होता है। अगर कोई डीएम सरकारी पॉलिसी के तहत घुसपैठ को बढ़ावा देता है तो बीएसएफ नहीं रोक सकती। कोई एसपी डिस्ट्रिक्ट का, आप कह रहे हैं स्टेट पैट्रोनेज है। हाँ,
तो एक इकोसिस्टम ही टोटल ऐसा बनना चाहिए जो घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध हो, तभी घुसपैठ रुक सकती है। और असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद परिणाम अच्छे आए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि चुनावों के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी ने भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, आप क्या कहना चाहते हैं जिसमें दुर्योधन दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चलिए, वो ममता जी का खुद का निर्णय है, मगर मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। जी, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में कुछ नेताओं का हमने देखा कि कई जगह विरोध हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? अमित भाई, स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो पार्टी जिंदा होती है वहां आवाज होती है। क्योंकि आरोप ये लग रहा है क्योंकि आपने टीएमसी से जो लोग आए उनको बहुत सारा टिकटें दी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।